हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और साथ साथ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में। इस तरह से हमारे पास पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम या फिर एक ग्राफ समझ करके चल लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक ना। एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग टेम्परेचर मान ले रहे हैं और वाई एक्सिस के तरफ हम लोग वेपर प्रेशर मान ले रहे हैं। और इस वाले पॉइंट पर मैं वेपर प्रेशर 1 atm मान के चल लेता हूं। कितना मान के चल लेता हूं? 1 atm मान के चल लेता हूं। अगर मान लो यहां पर कोई एक सबस्टांस मौजूद है, इस सबस्टांस की वेपर प्रेशर P0 है और इस सबस्टांस की टेम्परेचर है बेटा आपके पास T0। हमने क्या किया कि इसकी टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब देखो, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो साथ में प्रेशर भी बढ़ेगा आपका। तो टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। फिर एक ऐसा समय आ गया जिस समय उसकी प्रेशर कितनी हो गई? 1 atm हो गई। अब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी सबस्टांस का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं बाबू बॉइलिंग पॉइंट। क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट नाम देते हैं। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपका 1 atm के बराबर पहुंच जाता है या फिर 760 mm ऑफ Hg के बराबर पहुंच जाता है, तो उस कंपोनेंट का वह बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं द टेम्परेचर at which vapor pressure of substance is equal to the atmospheric pressure that is 1 atm pressure called बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, उसी टेम्परेचर के लिए हम लोग टर्म देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको पता है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा वो आपका 1 atm या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बोला जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लगा दूं कि at 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is equal to the 1 atm pressure. Hence 100 degree Celsius is the boiling point of the water. Boiling point of the water. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। पहले आप इसको जरा कॉपी कर लें, इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़े तो मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि व्हेन नॉन वोलाटाइल कॉमा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सॉल्यूट
added to pure solvent, then its vapor pressure decreases and hence boiling point elevated। मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर पढ़ाया था कि अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो जैसे आप उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने के पीछे मैंने दो रीजन पढ़ा रखे हैं। सबसे पहला, परसेंटेज सरफेस ऑफ सॉल्वेंट आपके डिक्रीज कर जाते हैं, और ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम हो जाता है। ये दो रीजन था जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की आपकी कम हो गई थी। अब जैसे जैसे आपकी वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करती जाएगी, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट आपकी बढ़ती चली जाएगी। हम लोग सिंपल सा एक बात माइंड में रखेंगे कि वेपर प्रेशर दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये है कि अगर किसी भी सबस्टांस का वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, आपके कम होंगे। अब वेपर प्रेशर कम क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 1 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर में। अच्छा, वेपर प्रेशर ज्यादा किसका था, सॉल्वेंट का ज्यादा मिला था। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, दैट मीन्स सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज always higher than boiling point of the solvent and the difference between boiling point of solution and solvent called as elevation in boiling point। ठीक, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज टीबी ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एक मैं ले लेता हूं टीएस, दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेल्टा टीबी को मैं बोल लेता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स टीएस माइनस क्या लिख सकते हैं, टीबी लिख सकते हैं। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जैसे आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपने ये जाना था कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है ये आमतौर पे ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। अब इसका ठीक उल्टा यहां पर काम करेगा कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन से क्या होगा, यहां पे कम होगा, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा माना जाएगा और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपके कम माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मैंने बोल दिया है, बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया है। ठीक है, तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लें, इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अगर यहां पे मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए
एक ग्राफ पहले समझा देता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर दो एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं, एक है आपके पास y और एक है आपके पास x। जो x एक्सिस है मैं यहां पे टेम्परेचर कंसीडर कर रहा हूं एंड y एक्सिस पे मैं कंसीडर कर लेता हूं बेटा वेपर प्रेशर को। अब एक मैं यहां पे कंसीडर किया, दिस इज अ प्रेशर ऑफ 1 atm या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कह सकते हैं। यहां पर अगर मान लो 1 atm प्रेशर है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं और इस पॉइंट पर सपोज कोई एक सबस्टांस है A या फिर आप B भी सोच सकते हैं, तो इस सबस्टांस का प्रेशर जो है हमारा वो P0 है और इस सबस्टांस का अभी जो टेम्परेचर है बाबू वो आपके पास T0 है। अब मैं इस सबस्टांस का बॉइलिंग पॉइंट चेक करने की कोशिश करूंगा। तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट देखना है सर, इसकी टेम्परेचर को आप बढ़ाना स्टार्ट करें, टेम्परेचर बढ़ाएं प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाए प्रेशर बढ़ा, बढ़ते 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 कभी ना कभी इसका प्रेशर कितना पहुंच जाएगा 1 atm पहुंच जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे बाबू इसका प्रेशर 1 atm हो जाएगा, इस टेम्परेचर को हम लोग नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सबस्टांस। अब मान लो ये सॉल्वेंट वाला था तो मैं इसको सॉल्वेंट नाम दे दिया, यानी आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, टीबी नाम दे सकते हैं। और टीबी मैं लिख देता हूं यहां पर क्या है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, नाउ इसके बाद अगर मान लो इस सॉल्वेंट में हमने कोई सॉल्यूट मिला दिया तो इसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये जो कर्व बनेगा वो फिर किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा कि भाई इस कर्व से नीचे आएंगे तो डिक्रीज वाला पॉइंट है और इस कर्व से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज वाला पॉइंट है। और आपको पता है कि अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर आपके डिक्रीज हो जाती है। मान लो यहां पे प्रेशर मिला आपका, ये प्रेशर आपका डिक्रीज होकर के यहां पर आ चुका है, इसको आपने नाम दे दिया सपोज P1, है ना। अब मैं क्या करूं कि इसके टेम्परेचर को फिर से बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ रहा है साथ में प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा प्रेशर बढ़ा, बढ़ते 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 कभी ना कभी इसका प्रेशर जो है 1 atm के बराबर हो जाएगा। अब जिस टेम्परेचर पर आकर के इसका प्रेशर 1 atm हो जाएगा ये बनेगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। बट आपने सॉल्यूट को मिला दिया था इसीलिए मैं इसका नाम दे रहा हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1। और यहां पे मैं लिख देता हूं TS1। अब TS1 यहां पर क्या है बाबू, तो TS1 मैं कह रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। नाउ अगेन आपने फिर से क्या किया कि सॉल्यूट को मिला दिया, तो फिर से अगर आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो फिर से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट को मिलाने के बाद सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम हो जाती है ना, तो सॉल्यूट मिलाएंगे तो फिर से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मान लो इस बार वेपर प्रेशर यहां पहुंच गया और इस वाले वेपर प्रेशर को मैंने P2 बोल लिया। अब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते 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 कभी ना कभी इसका प्रेशर बाबू 1 atm पहुंच जाएगा। और जिस समय इसका प्रेशर 1 atm पहुंच जाएगा उस समय की जो टेम्परेचर होगी उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन आपने ये सॉल्यूशन नंबर 2 तैयार किया है इसलिए मैं नाम दे रहा हूं यहां पे सॉल्यूशन नंबर 2। यानी कि जो TS2 है इसके लिए हम लोग टर्म दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2। अब जरा देखना यहां पे ध्यान से, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, यहां पे भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। इसीलिए मैं यहां पे एक टर्म लगाया हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और जो सॉल्यूशन है बाबू, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दिस इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैं बोल रहा हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नंबर 2 के बीच का भी जो डिफरेंस है इसको भी आप नाम दे रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस
ये सॉल्यूशन 1 के लिए था, तो मैंने बोल दिया डेल्टा TB1 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, और डेल्टा TB जो आपने दूसरे सॉल्यूशन का डिफरेंस निकाला है उसके बारे में बोला गया है। मतलब डेल्टा TB जो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2। तो यहां पे डेल्टा B1 का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, एंड डेल्टा TB2 ये आप क्या कह रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2 कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ बनता है ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, इसको पहले कॉपी करें, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट और आप माइंड में रखें यहां पर कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to its molar concentration. That means delta TB, this is a elevation in boiling point, and स्मॉल m को आप कह सकते हैं मोलालिटी। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। यानी कि अगर आप मोलालिटी को बढ़ाएंगे ना तो डेल्टा TB भी आपका बढ़ेगा, और मोलालिटी आप कम करेंगे ना तो डेल्टा TB भी आपका क्या होगा, कम होगा। नाउ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर के आते हैं बाबू, उसका नाम होगा KB। यानी कि लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, जहां पर जो KB होगा, ये जो KB है, दिस इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम देते हैं। अब ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम जरा बात करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है? अगर मान लो डेल्टा TB आपने बोला ये किसके बराबर था, KB इंटू मोलालिटी के बराबर था। अगर मान लो मैंने मोलालिटी को 1 बना दिया, तो वैसे सिचुएशन पर डेल्टा TB को आप क्या लिख सकते हैं, KB लिख सकते हैं। यानी डिफाइन क्या कर सकते हैं आप कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है ना सर, एक्चुअली में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही है, बशर्ते कि सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी आप क्या कह सकते हैं, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is the elevation in boiling point, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होगा, या फिर दोनों एक ही चीज है, बशर्ते कि मोलालिटी कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। यानी लिख सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ solute dissolved in 1 kg of the solvent, 1 kg of the solvent। अब जरा सोचो, 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा देंगे, मतलब उसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। यानी कि अगर आप मोलालिटी 1 रखते हैं, उस दौरान जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप नाम क्या देंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट नाम देंगे। अच्छा, इसकी यूनिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसकी यूनिट क्या लिया जा सकता है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू मोलालिटी होता है। अच्छा, डेल्टा TB को आप डिग्री सेल्सियस बोलो, है तो टेम्परेचर ही ना, इज इक्वल टू क्या होगा, KB, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, तो मोल पर केजी होता है।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं केबी का यूनिट लिखूं यहां से, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो तो केजी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मोल को इनवर्स लगा दो, मतलब डिग्री सेल्सियस इंटू केजी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल लिख सकते हैं। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में ना चाह करके आप इसको केल्विन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका केल्विन केजी पर मोल। ठीक, तो इसका यूनिट ये आ जाएगा। फिर एक चीज हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, केबी फॉर वाटर, केबी फॉर वाटर, वाटर का जो केबी का वैल्यू होता है दिस इज अ 0.52 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ये वाटर का केबी का वैल्यू होता है। और केबी आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2-3 कांस्टेंट को आपस में मिला करके चलना पड़ेगा। आप केबी को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाबू, केबी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केबी इज इक्वल टू आर इंटू टीबी स्क्वायर डिवाइड बाई एलवी इंटू 1000, एलवी इंटू 1000, जहां पे आर क्या है बाबू, आर है हमारे पास गैस कांस्टेंट, आपको पता है गैस कांस्टेंट के बारे में बहुत अच्छे से। इसके बाद टीबी क्या है, दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। इसके बाद एलवी क्या है, एलवी को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन पर आर दिया गया है, टीबी दिया गया है और एलवी दिया गया है, तो इसमें सारे वैल्यूज को पुट करके आप केबी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला यहां से लेकर के हम लोग चलेंगे, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो हम लोग लेके चल सकते हैं यहां से एलवी का। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जहां पर डेल्टा एच भी क्या है बाबू, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। और एमबी क्या है, एमबी इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और एलवी का वैल्यू उठा के मैं यहां पे रख दूं तो केबी का एक नया रिलेशन मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, केबी इज इक्वल टू आर इंटू टीबी का स्क्वायर, एलवी की जगह पर रख दो डेल्टा एच भी और एमबी चला गया ऊपर, यानी एमबी इंटू क्या होगा यहां पर 1000 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पर आर के साथ साथ टीबी, एमबी और डेल्टा एच भी का वैल्यू दिया गया है, तो आप डायरेक्ट पुट करके भी यहाँ पे केबी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से केबी का वैल्यू निकाला जाता है। और दूसरा एक चीज और है कि आपको घबराना भी नहीं है, केबी का वैल्यू आमतौर पे आपके न्यूमेरिकल्स में दिए रहते हैं। जैसे वाटर वाला याद रखो जो कभी कभार नहीं दिया जाता है, तो वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। इसको पहले कॉपी करें, इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी आप क्यों करते हैं, ताकि हम लोग सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें, है ना। तो सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के माध्यम से निकालने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या पढ़े बाबू, केबी इंटू मोलालिटी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और मोलालिटी बराबर आप पढ़ चुके हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन को उठा करके आपको फर्स्ट में पुट कर देना है। मैं लिख रहा हूं यहां पे पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को अगर फर्स्ट में रखते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर क्या मिल जाएगा, केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी के जगह पर WA अपॉन MA इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WP होगा। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का, यानी MA को कैलकुलेट करना है। तो MA बराबर क्या मिलेगा बाबू, KB इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा।
आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं कन्वर्शन ऑफ प्रेशर का भी टर्म आपको बता देता हूं। कन्वर्शन ऑफ प्रेशर यूनिट, प्रेशर यूनिट। जैसे आपको एक बात बखूबी मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है? 1 atm के बराबर होता है। अच्छा, 1 atm को आप चाहें तो 760 mm ऑफ Hg भी कह सकते हैं, या फिर आप इसी को 760 टॉर भी कह सकते हैं। दोनों सेम चीज है आपका। 760 mm ऑफ Hg बोलो या 760 टॉर बोलो, ये दोनों का बराबर 1 atm ही होता है। या फिर आप चाहें तो इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी कह सकते हैं, ये भी आपका 1 atm के बराबर हो जाएगा। ये मिलीमीटर पर है, ये सेंटीमीटर पे है ना। या फिर आप इसको 0.76 मीटर ऑफ Hg भी कह सकते हैं, या फिर इसको 1.013 बार भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसको 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी आप कह सकते हैं, या फिर इसको 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं, ये सब का मतलब 1 atm के बराबर ही होता है। 1 atm में 760 mm ऑफ Hg कह लो या 760 टॉर कह लो, बात बराबर पड़ने वाला है। 1 atm में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कहो, बात बराबर पड़ेगा। या 1 atm में आप 0.76 मीटर ऑफ Hg कहो, बात बराबर पड़ेगा। 1 atm में 1.013 बार बोलो, बात बराबर पड़ेगा। या 1 atm में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल बोलो, बात बराबर पड़ेगा। या फिर 1 atm में 1.013 इंटू 10⁵ बोलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, तब भी बात बराबर पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला जो है, दिस इज अ SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है आपका। कौन सा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला। ध्यान से देख लेना अच्छे से, पास्कल वाला SI यूनिट में कंसीडर नहीं होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाला को हम SI यूनिट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो, इसके रिगार्डिंग में कुछ न्यूमेरिकल्स बात करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.513 केल्विन मोलल इनवर्स। आपके पास जो केबी का वैल्यू गिवन है बाबू, केबी का वैल्यू दिया गया है 0.513 केल्विन मोलल इनवर्स। आगे कह रहा है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। मोल ऑफ शुगर यानी Na दिया गया है कितना? 0.1 मोल। और कहां पे डिसॉल्व किया जा रहा है? वाटर में। उसका अमाउंट दिया गया है 200 ग्राम। आगे पढ़ो। देन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अंडर द प्रेशर ऑफ 1 atm। आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे बाबू? हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी। अभी जस्ट देखिए कि केबी इंटू क्या होता है? WA डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा? WB होगा। नाउ आपको एक बात पता है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो होता है, इसको आप चाहे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? केबी इंटू नंबर ऑफ मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब अगर आप सारी वैल्यूज को रख करके चलते हैं, अभी डेल्टा बी को ऐसे ही छोड़ दो ना, डेल्टा टीबी को छोड़ दो ऐसे। केबी आपके पास कितना हो गया? 0.513 हो गया, मोल हो गया 0.1, वेट हो गया 200 इंटू क्या होगा? 1000 होगा, है ना। अब ये पॉइंट हटेगा, ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या मिल गया बाबू? 513 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ ले सकते हैं। अब इसको सिंपल सॉल्व करके देखें तो 2 से ये जाएगा, 2 दूनी की 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि मिल गया 256.5 डिवाइड बाई 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना? 0.256 आप ले सकते हैं। कितना? 0.256 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास मिल गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ आप क्या करोगे? जो डेल्टा टीबी होता है ये किसके बराबर होता है? टीएस माइनस टीबी के बराबर होता है ना। और डेल्टा टीबी आ चुका है 0.256, टीएस आपको निकालना है
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अरे बोलो बोलो बोलो, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो TS बराबर क्या मिल जाएगा? 100 प्लस 0.256 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉल्व करेंगे तो आएगा 100.256 डिग्री सेल्सियस। कर सकते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो, इसके बाद मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, यानी अगर मैं लिखूं यहां से बॉइलिंग पॉइंट को मैं TB कहता हूं, वाटर वाला सॉल्वेंट वाला, तो 99 पॉइंट कितना हो गया? 63 डिग्री सेल्सियस हो गया। दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। कितना सुक्रोज ऐड किया जाएगा 500 ग्राम पानी में सच दैट इट्स बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसके वजह से वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करने लगेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करने। यानी सुक्रोज को जैसे ही आप पानी में डालें तो सॉल्यूशन बन गया ना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे दिया गया है? तो 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। यानी TS जो होगा आपके पास वो कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सही है। अब डेल्टा TB निकाल लें आप, तो डेल्टा TB बराबर फॉर्मूला था KB इंटू WA डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा? तो WP हो जाएगा। नाउ डेल्टा TB को क्या लिखते हैं हम लोग बाबू? तो TS माइनस TB KB इंटू WA डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएंगे? WB हो जाएंगे। अच्छा TS कितना है देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस है। TB कितना है आपके पास? 99.63 डिग्री सेल्सियस है। KB का वैल्यू कितना लेके चलना है? 0.52 लेके चलना है। WA कैलकुलेट करना है, मॉलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज कितना? 342। सुक्रोज को सुक्रोज क्या होता है? दिस इज C12H22O11, चीनी को ही तो सुक्रोज बोलते हैं ना, जिसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? 342 ग्राम पर मोल होता है इंटू 1000। और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया गया बाबू? तो 500 दिया गया है। अब सारे वैल्यूज को रख दिए, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ये कितना मरतबा में चला जाएगा? 2 टाइम में चला जाएगा। अब आगे देखिए, 2 से इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 एकम 2, 171 हो जाएगा ये बाबू। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.37। 0.37 इज इक्वल टू यहां पे हो गया 0.52 इंटू WA डिवाइड बाई हो गया 171। कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। यानी कि WA अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या मिलेगा? 0.37 इंटू 171 डिवाइड बाई 0.52 होगा। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो आएगा 121.6 ग्राम आ जाएगा इसका। ठीक है, यानी 121.6 ग्राम सुक्रोज को अगर 500 ग्राम पानी में ऐड करेंगे तब जाके उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगी, है ना। तो पहले इसको कॉपी कर लो, एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, इफ 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है? 0.15 ग्राम है, आप देख सकते हैं, और सॉल्वेंट कितना है? तो 15 ग्राम दिया गया, ये भी आप देख सकते हैं। इज बॉइल्ड एट टेम्परेचर हाइयर बाई 0.216 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर हाइयर बाई 0.216 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाइयर कहने का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और एलिवेशन कहने का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा। तो यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 0.216 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे तो डेल्टा TB दिया गया है बाबू 0.216 डिग्री सेल्सियस। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी WA दिया गया है 0.15 ग्राम। मॉलिकुलर मास आपको पता करना होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास दिया गया है 15 ग्राम, और साथ में आपके पास KB का जो वैल्यू दिया गया है 2.16 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में, आप देख सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा? डेल्टा TB वाला। दिस विल बी इक्वल टू KB इंटू WA बाई मॉलिकुलर मास ऑफ A इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा? WP हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डेल्टा TB आपके पास है कितना? 0.216। KB कितना है? 2.16 है। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 0.15। मॉलिकुलर मास आपको निकालना है, इनटू हो गया 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बाबू? 15, यानी कि 15 दिया गया है। अच्छा देखें,
ये पॉइंट हटेगा नीचे आएगा 1000, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 15 से 15 खत्म, 216 से 216 खत्म। अच्छा, यहां जीरो से यहां जीरो खत्म, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया 100 ग्राम पर मोल मिल गया। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करने वाले हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, आज हमने सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ा दिया, नाम था उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, अगर आपको लेक्चर ये पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे अपने फ्रेंड तक भी जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।